23 जनवरी को भारत पराक्रम दिवस मनाता है, वीरता का दिन। पूरे राष्ट्र में हम उनकी सैन्य वर्दी में तस्वीर देखते हैं, उनका हाथ सलामी में उठा हुआ और उनकी आंखें तीव्र दृढ़ संकल्प से भरी हुई। हम उन नारों को जानते हैं जिन्होंने एक पीढ़ी को परिभाषित किया। हम उन युद्ध घोषों को जानते हैं जो आज भी हमारी सैन्य परेडों में गूंजते हैं। लेकिन खाकी टोपी में सैनिक की उस प्रतिष्ठित छवि के पीछे एक इतनी जटिल और साहसी कहानी छिपी है जो कभी लिखी गई किसी भी थ्रिलर से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि नेताजी की उपाधि सबसे पहले जर्मनी में भारतीय सैनिकों ने दी थी? सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक उत्कृष्ट दार्शनिक, एक शीर्ष स्तरीय नौकरशाह, एक वैश्विक राजनयिक और एक सैन्य रणनीतिकार थे जिन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ एक उच्च दांव वाला शतरंज का खेल खेला। आज हम मानव जीवनी से आगे बढ़कर उस व्यक्ति के जीवन, गुप्त मिशनों और लोहे जैसे इरादे की खोज करते हैं जिसने साबित किया कि स्वतंत्रता कभी दी नहीं जाती, वह ली जाती है। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ, लेकिन उनका असली जागरण 15 साल की उम्र में हुआ, जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़कर वे इतने प्रभावित हुए कि घर छोड़कर उत्तर भारत में महीनों तक गुरु की तलाश में भटकते रहे। विवेकानंद को वे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे कहते थे कि विवेकानंद ने उन्हें पूर्ण पुरुष बनने की प्रेरणा दी, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से अटल और राष्ट्र के लिए समर्पित। यह आध्यात्मिक यात्रा ही थी जिसने उनके राष्ट्रवाद को इतना गहरा बनाया। वे स्वतंत्रता को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आत्मा की जागृति मानते थे। नेताजी को सही मायने में समझने के लिए हमें 1916 में वापस जाना होगा। कमांडर बनने से पहले वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के छात्र थे। यहीं विद्रोह की चिंगारी पहली बार भड़की। एक ब्रिटिश प्रोफेसर E.F. ओटन भारतीय छात्रों के प्रति अपने नस्लवादी और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए जाना जाता था। जब ओटन ने एक छात्र को शारीरिक रूप से पीटा तो युवा सुभाष ने आंखें नहीं फेरी। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया जिसने संस्थान को हिला दिया। हालांकि इस घटना में उनकी भूमिका के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने लिखा कि यह वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि एक भारतीय के रूप में उनकी गरिमा किसी भी डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके पिता प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस अपने बेटे के लिए एक अलग रास्ता चाहते थे। उन्होंने नेताजी को इंग्लैंड भेजा ताकि वे भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करें, उस समय दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली प्रशासनिक संस्था। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मात्र कुछ महीनों की तैयारी के बाद नेताजी ने ICS परीक्षा में पूरे विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया। वे 23 वर्ष के थे और अपार शक्ति, विलासिता और ब्रिटिश पक्षधरता का जीवन उनके लिए तैयार था। लेकिन उनकी अंतरात्मा युद्ध में थी। वे खुद को उस साम्राज्य की सेवा करने के लिए मजबूर नहीं कर सके जो उनके देशवासियों को जंजीरों में जकड़े हुए था। एक कदम में जो ब्रिटिश स्थापना को झटका दे गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने भाई को लिखा कि उन्होंने त्याग और पीड़ा का रास्ता चुन लिया है। उस क्षण उन्होंने सिर्फ एक नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने एक व्यवस्था के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। भारत लौटकर बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तेजी से ऊपर उठे। 1930 के दशक के अंत तक वे युवा आंदोलन के नायक थे। हालांकि एक मौलिक दरार बन रही थी। जबकि महात्मा गांधी अहिंसा की नैतिक शक्ति और क्रमिक परिवर्तन में विश्वास करते थे, बोस मानते थे कि ब्रिटेन भारत छोड़ेगा केवल तभी जब उन्हें एक श्रेष्ठ शक्ति द्वारा बाहर निकाला जाएगा। यह टकराव 1939 में चरम पर पहुंचा। नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। गांधी जी के अपने उम्मीदवार को हराकर गंभीर बुखार से बिस्तर पर पड़े होने के बावजूद उन्हें स्ट्रेचर पर कांग्रेस सत्र में ले जाया गया। फिर भी वे एक स्वतंत्र भारत के लिए अपनी कट्टर दृष्टि से पीछे हटने से इनकार करते रहे। अंततः महसूस करते हुए कि वे पार्टी के भीतर अपनी दृष्टि को लागू नहीं कर सकते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वे जानते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो अभी शुरू हो रहा था, भारत के लिए एक शताब्दी में एक बार आने वाला अवसर था।
उन्होंने तर्क देना शुरू किया कि इंग्लैंड की मुश्किल भारत का अवसर है। ब्रिटिश उनके खतरे को भांपते हुए 1941 में उन्हें कलकत्ता के उनके घर में सख्त नजरबंद कर दिया। उन्होंने विद्रोह न भड़काने के लिए 62 खुफिया अधिकारियों को 24 घंटे तैनात किया। लेकिन 16 जनवरी की रात को नेताजी ने इतिहास में द ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाने वाला कार्य किया। एक पठान बीमा एजेंट जियाउद्दीन के रूप में तैयार, लंबी दाढ़ी और बहती शेरवानी में वे आधी रात को अपने घर से निकल पड़े। उनके भतीजे ने उन्हें झारखंड तक पहुंचाया और वहां से यात्रा धीरज की एक महाकाव्य बन गई। उन्होंने अफगानिस्तान के ऊबड़ खाबड़ ठंडे पहाड़ों से यात्रा की, ब्रिटिश जासूसों से बचने के लिए एक बहरे और गूंगे तीर्थयात्री का नाटक करते हुए। अंततः वे मॉस्को पहुंचे और फिर एक नकली इतालवी पासपोर्ट के साथ ऑरलैंडो माजोट्टा के नाम से बर्लिन पहुंचे। यह दुश्मन क्षेत्रों से 2000 मील की यात्रा थी, पूरी तरह से छद्मवेश में, उनके सिर पर इनाम के साथ। जर्मनी में रहते हुए नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। उनकी आवाज भारतीय घरों में हवा में गूंजती, अपने लोगों को बताती कि मुक्ति का समय आ गया है। यहीं उन्होंने 1937 में गुप्त रूप से ऑस्ट्रियन एमिली शेंकल से हिंदू रीति से विवाह किया, बिना पंडित, गवाह या सरकारी रिकॉर्ड के। एमिली उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल लिखने में सहयोगी बनी और प्यार हो गया। उनकी बेटी अनीता 1942 में पैदा हुई। यह प्रेम कहानी युद्ध के बीच छिपी रही, क्योंकि नेताजी परिवार को खतरे से बचाना चाहते थे। एमिली ने अकेले अनीता को पाला और आज भी अनीता बोस पफाफ अर्थशास्त्री हैं। लेकिन उनका सबसे पौराणिक कारनामा अभी बाकी था। उन्होंने महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए असली युद्ध का रंगमंच दक्षिण पूर्व एशिया था। 1943 में यूरोप से वहां पहुंचना लगभग असंभव था, क्योंकि महासागर सहयोगी युद्धपोतों से भरे हुए थे। 8 फरवरी 1943 को नेताजी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो इतिहास में किसी अन्य नागरिक ने कभी दोहराई नहीं। वे एक जर्मन यू बोट पर सवार हुए। अटलांटिक और हिंद महासागर के नीचे एक तंग, हवा रहित पनडुब्बी में 90 दिनों तक यात्रा की। एक साहसी समुद्री हस्तांतरण में वे तूफानी समुद्र के बीच में एक छोटी रबर नाव में कूदकर एक जापानी पनडुब्बी में सवार हो गए। यह पूरे युद्ध के दौरान 2 अलग अलग अक्ष पनडुब्बियों के बीच एकमात्र ज्ञात नागरिक हस्तांतरण बना हुआ है। सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज का कमान संभाला। यह सिर्फ सैनिकों का संग्रह नहीं था, यह एक आधुनिक, एकजुट भारत का ब्लूप्रिंट था। नेताजी ने उस समय के लिए कुछ क्रांतिकारी किया। उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट का गठन किया, आधुनिक इतिहास में पहली सभी महिला लड़ाकू इकाइयों में से एक। ये महिलाएं सिर्फ नर्स या सहायक कर्मचारी नहीं थीं, उन्हें फ्रंटलाइन लड़ाई और एंटी टैंक युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने अंडमान निकोबार को शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। उन्होंने कुल धार्मिक और जातीय एकता पर भी जोर दिया। INA में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक ही रसोई से खाते और एक ही इकाइयों में लड़ते थे। उन्होंने सभी धार्मिक अभिवादनों को एकल, शक्तिशाली वाक्यांश से बदल दिया, जय हिंद। यह जुलाई 1944 के दौरान था जब उन्होंने वह भाषण दिया जो अमर हो गया। वे अपनी सेनाओं और भारतीय प्रवासियों के सामने खड़े हुए और चिल्लाए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक अनुबंध था। वे अंतिम त्याग के बदले अंतिम पुरस्कार मांग रहे थे। INA ने भारत की ओर मार्च शुरू किया, मणिपुर और नागालैंड की सीमाओं को पार किया। उन्होंने मोइरांग में मुक्त भारतीय भूमि पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया। हालांकि विश्व युद्ध की लहर पलट गई। जापान के समर्पण और मानसून की शुरुआत के साथ INA को आपूर्ति और हवाई समर्थन की कमी हो गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। कई इतिहास की किताबें यहां रुक जाती हैं, सुझाव देते हुए कि INA विफल रहा। लेकिन यह रणनीति की गहन गलतफहमी है। नेताजी की असली जीत मनोवैज्ञानिक थी। जब युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटिश ने दिल्ली के लाल किले में INA अधिकारियों के सार्वजनिक मुकदमे आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने 3 अधिकारियों को एक साथ मुकदमा चलाने के लिए चुना। शाहनवाज खान, एक मुसलमान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, एक सिख, और प्रेम सहगल, एक हिंदू।
ब्रिटिश सोचते थे कि इससे भारत को दिखाया जाएगा कि ये लोग गद्दार हैं। इसके बजाय इसने पूरे देश को उस तरीके से एकजुट किया जो ब्रिटिश ने कभी नहीं देखा था। भारतीय जनता ने इन लोगों को नायक के रूप में देखा। सबसे महत्वपूर्ण रूप से मुकदमों की आवाज ब्रिटिश सेना में सेवा कर रहे भारतीय सैनिकों के कानों तक पहुंची। 200 वर्षों से ब्रिटिश ने भारतीयों की सेना का उपयोग करके भारत पर शासन किया था। आइए नए मुकदमों के बाद वह वफादारी टूट गई। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया। उसके बाद रॉयल इंडियन एयर फोर्स और सेना में अशांति हुई। ब्रिटिश ने महसूस किया कि यदि भारतीय सैनिक अब अपने ही लोगों पर बंदूकें तानने को तैयार नहीं हैं, तो साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। और हां, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1956 में बंगाल के गवर्नर को बताया कि ब्रिटिश भारत छोड़कर गए मुख्यतः आईएनए के प्रभाव और सैन्य विद्रोह से गांधी के आंदोलन का प्रभाव न्यूनतम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगस्त 1945 में गायब हो गए, दशकों तक फैली एक रहस्य को पीछे छोड़कर। लेकिन उनकी विरासत एक रहस्य में नहीं मिलती, वह उस स्वतंत्रता में मिलती है जो हम आज सांस लेते हैं। वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर पलक झपकने से इनकार कर दिया। वे वह नेता थे जिन्होंने हमें सिखाया कि एकता हमारा सबसे बड़ा हथियार है और आत्मसम्मान हमारा सबसे बड़ा गुण है। वे सिर्फ एक नया झंडा नहीं चाहते थे, वे एक नए भारतीय चाहते थे, एक जो अनुशासित, बहादुर और गर्व से भरा हो। आज उनकी विरासत जीवित है। कोलकाता का नेताजी एयरपोर्ट, इंडिया गेट की प्रतिमा और आजाद हिंद की यादें। इस 23 जनवरी को जैसे हम नेताजी को याद करते हैं, आइए हम त्याग के पीछे की रणनीति को याद करें। आइए उस व्यक्ति को याद करें जिसने महासागरों और पहाड़ों को पार किया ताकि साबित कर सके कि एक राष्ट्र की आत्मा को कभी कैद नहीं किया जा सकता। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, पर्याप्त इच्छा शक्ति वाला एक व्यक्ति लाखों लोगों के लिए रास्ता रोशन कर सकता है। आज हम सिर्फ एक जन्मदिन नहीं मना रहे, हम भारत के दिल में नेताजी द्वारा डाली गई अवज्ञा की उस शाश्वत भावना को मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि नेताजी भगवद गीता से इतने प्रभावित थे कि इसे अपनी प्रेरणा का मुख्य स्रोत मानते थे? आज के युवाओं, नेताजी का पराक्रम हमें क्या सिखाता है? कमेंट में बताइए। आपको उनकी यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरणादायक लगता है? नेताजी की यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अद्भुत लगता है? क्या कलकत्ता से साहसिक भागना या 90 दिन की सबमरीन यात्रा? उनका जीवन नेतृत्व और साहस के अनगिनत सबक देता है। आइए इन तथ्यों को अगली पीढ़ी के साथ साझा करके उनकी कहानी को जीवित रखें। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको नेताजी की यह वीडियो पसंद आई, अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर गया, तो अभी लाइक बटन दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए, नेताजी की यात्रा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? ग्रेट एस्केप, सबमरीन जर्नी या उनका आध्यात्मिक पक्ष? आपका एक कमेंट और शेयर किसी और युवा के दिल में भी नेताजी का पराक्रम जगा सकता है। तो आज ही शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।